बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एज ए सोर्स। तो सोर्स की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जिसकी बेसिस पे आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, रेमेडी क्लेम कर सकते हैं, इन्फोर्स करवा सकते हैं, उसकी बाइंडिंग नेचर होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट की एज ए सोर्स ऑफ लॉ डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दूं। तो लेट्स सपोज कि ए बी को कहता है कि ये मैं अपना मोबाइल 10,000 में बेचना चाह रहा हूँ। तो ये जो ए ने बी को कहा ये ऑफ़र है, बी उसे कहता है कि ठीक है मैं ये आपका मोबाइल 10,000 में लेता हूँ। तो ये है एक्सेप्टेंस, और ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है। इसमें यह है कि अगर वो कहे कि जी नहीं मैं 10,000 में नहीं 8,000 में लेता हूँ, तो अब ये एक्सेप्टेंस नहीं है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं है, ये असल में काउंटर ऑफ़र है, एक और ऑफ़र है। तो अगर उसको ए एक्सेप्ट कर ले तो फिर एक्सेप्टेंस है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है। और अगर ए कहता है कि नहीं मैं तो 9,000 में दूंगा, तो फिर अब ये एक और काउंटर ऑफ़र होगी। अगर बी उसको कहता है कि ठीक है मैं 9,000 में से ले लेता हूँ, तो ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है। लेकिन अगर वो 8.5 की कहता है तो फिर ये अगेन काउंटर ऑफ़र है। जब वो एक दूसरे की बात पे अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं करते तो ये सिलसिला चलता रहेगा और ये प्रॉमिस नहीं होगा। जब एक की बात को दूसरा अनकंडीशनल एक्सेप्ट कर लेगा तो उसे प्रॉमिस कहते हैं। तो प्रॉमिस से अगला जो अगली स्टेज है वो है अगर प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन हो दोनों के लिए, तो फिर जो है वो कहलाता है एग्रीमेंट। अब प्रॉमिस जो है वो दोनों के लिए कंसिडरेशन कैसे होगा, उसमें कंसिडरेशन दोनों के लिए कैसे होगी। मिसाल के तौर पर जब ए ने बी को कहा मैं अपना मोबाइल आपको 10,000 में बेचता हूँ, तो अब ए के लिए जो कंसिडरेशन है वो 10,000 है और बी के लिए मोबाइल है, तो दोनों के लिए कंसिडरेशन होगी। अब अगर एक को कहे कि मैं आपको मोबाइल दे दूंगा, तो ये अब इसमें एक के लिए कंसिडरेशन है, दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। ये बड़ी लेंथी सी डिस्कशन है, अभी हम इस पे नहीं जाते। हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ए ने ऑफ़र की, बी ने अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस कर ली, तो ये प्रॉमिस हो गया। प्रॉमिस में दोनों की तरफ से कंसिडरेशन है, तो ये हो गया आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अगर लीगल है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब एग्रीमेंट लीगल कैसे है और कैसे नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर ए बी को कहता है कि जी अगर आप ये फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ को का मर्डर करें तो मैं आपको 1,00,000 रुपया दूंगा। आप दोनों के लिए कंसिडरेशन तो है, लेकिन ये जो मर्डर करने वाला काम है ये इलीगल है। इसी तरह अगर जो ऑब्जेक्टिव है, जो कंसिडरेशन है वो लीगल होनी चाहिए। तमाम चीज़ें लीगल हों तो फिर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो लॉ में एग्रीमेंट जो है वो पहली कैटेगरी है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाइंडिंग नेचर में आता है। अगर वो लीगली इन्फोर्सेबल हो, कोर्ट में जाकर रेमेडी क्लेम कर सकें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि इन राइटिंग हो, वो ऑरल वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और वो रिटन भी हो सकता है। तो मिसाल के तौर पे जैसे आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं और आप कहते हैं कि जनाब ये मैंने जो है ना वो कोई चीनी लेनी है, तो और आप उसको 100 रुपये देते हैं, वो आपको 1 किलो चीनी दे देता। अब ये एग्रीमेंट है, आपने 100 रुपये दिया, उसने आपको 1 किलो चीनी दे दी। इसी तरह जो है ना वो आप जैसे कोई घर परचेज़ करते हैं तो इन राइटिंग एग्रीमेंट होता है। तो अब आप चीनी लेने के लिए भी आप इन राइटिंग एग्रीमेंट कर सकते हैं। बड़ा जब एग्रीमेंट नॉर्मली करते हैं तो चाहे शुगर का हो, चाहे फ्लोर का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो वो इन राइटिंग ही होता है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट दोनों फॉर्म में हो सकता है, इन राइटिंग भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में लॉ ये डिमांड करता है कि दे मस्ट बी इन राइटिंग। मिसाल के तौर पे अगर आपने घर परचेज़ करना है, सेल करना है, तो वो तब वैलिड होगा अगर इन राइटिंग। अगर इन राइटिंग नहीं है तो फिर वो उसकी लीगल वैल्यू नहीं है उस सेल परचेज़ की, और अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो आपको रेमेडी नहीं मिलेगी उस तरह। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी उस लीगलिटी में आती है। अब हमने ये समझ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अब हम कॉन्ट्रैक्ट को एज ए सोर्स डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जब हम कहते हैं ना कि सोर्स ऑफ लॉ, तो इसका मतलब है लीगली जब आप उसके कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू रेमेडी क्लेम कर सकते हैं तो वो सोर्स कहलाता है। अगर वो सोर्स है तो डेफिनेटली फिर आपको रेमेडी मिलेगी। अब जो बाकी सोर्स हैं, और इस सोर्स में एक ये भी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है
یہ ریمیڈی صرف ان لوگوں کے لیے کو دے گا یا ان کے لیے بائنڈنگ ہے جو کانٹریکٹ کی پارٹی ہیں. اگر اے نے بی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے اور کسی نے وائلیشن کیا اور سی جا کے کہتا ہے جی یہ اس کی کانٹریکٹ کی وائلیشن کیا تو آپ اس کو انفورس کرائیں، تو کورٹ کہے گی نہیں آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. تو اب جو افیکٹو پارٹی ہے وہ جا کے کلیم کرے گی، کیونکہ یہ بائنڈنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس میں پارٹی ہیں. جو بندہ پارٹی نہیں ہے اس کے لیے یہ سورس نہیں ہے، اس کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے. تو یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ اس کی لمیٹڈ اپلیکیشن ہے اونلی فار دوز پرسنز ہو آر پارٹی ان دا کانٹریکٹ. باقی لوگوں کے لیے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.